नमस्कार, नया बिहार 7 में आप सबों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जफर साजिद। अभी मैं बिहार दरभंगा जिला के घनश्यामपुर प्रखंड क्षेत्र में मौजूद हूं और जहां मैं अभी हूं ये बाल कल्याण पब्लिक स्कूल है और हमारे साथ इनको आप लोग भली भांति जानते हैं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पिछले बार अलीनगर विधानसभा प्रत्याशी थे, मजबूती से डटे रहे, अच्छा परफॉर्मेंस रहा, भले ही थोड़ा सा से पिछड़ गए। आज मैं इनसे यानी 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है इसी से संबंधित चर्चा करूंगा। तो मिश्रा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल नया बिहार 7 पर। जी, आपका भी और आपके माध्यम से सारे दर्शकों का। तो जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया आपको कि आप स्कूल बहुत दिनों से चला रहे हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर रहे, समाज सेवा से जुड़े रहे। पिछली बार आरजेडी ने आपको टिकट दिया जिसका आपने भरपूर जनता के बीच में जाकर और जनता के प्यार को, जनता के वोट को बटोर करके साबित कर दिया कि आप हर जगह समाज से जुड़े हुए हैं। हार जीत इलेक्शन में होता ही है, कोई हारेगा तो कोई जीतेगा। जो आपको मौका मिला उसको आपने निभाया। इस बार क्या लगता है कि आरजेडी की टीम या सुप्रीमो अलीनगर विधानसभा के लिए आरजेडी का टिकट फिर से आपको देंगे या इसमें कुछ असमंजस है? आप अपने विवेक से कुछ बताइए हमारे चैनल के माध्यम से। देखिए, सबसे तो पहले आपने जो चर्चा की जी, शिक्षा की चर्चा की जी, तो मैं आपको बता दूं जी, कि मेरे जीवन की जो शुरुआत है, जी, यानी कर्म की जहां से शुरुआत है, जब छात्र जीवन से हम निकले जी, तो निकलने के बाद तो हम सीधे शिक्षा के क्षेत्र में आए। 1986 ईस्वी में व्याख्याता के रूप में हमने जनता महाविद्यालय कोर्थू में अपना योगदान दिया जी, और इस सुदूर देहाती क्षेत्र में बच्चों को उम्दा शिक्षा देने के लिए, बच्चों को आधुनिकतम शिक्षा देने के लिए, क्षेत्रवासियों को सुव्यवस्थित शिक्षा देने के लिए मेरा प्रयास शुरू हुआ। जी। तो जनता महाविद्यालय कोर्थू में जो थे तो हमारे सेक्रेटरी श्रीमान चंद्रकिशोर झा जी, वे बैंक में रहते थे। अच्छा। एक बैंक कर्मी थे और बैंक में नौकरी करने के बाद आप जानते हैं कि बैंक में जो नौकरी कोई करता है तो उसके पास में समय की बहुत अधिक कमी होती है। लेकिन वे बैंक की नौकरी करने के बाद सैटरडे को घर आते थे, गांव आते थे कोर्थू, और संडे का उपयोग वो करते थे सामाजिक सेवा के लिए। जी। मैंने देखा कि वे बैंक में रह करके भी गांव में कई शिक्षण संस्थान उन्होंने खोला। क्षेत्र के भी राजनीति में वो सक्रिय रहा करते थे, लोगों की सेवा में वो तत्पर रहा करते थे। तो मुझे उनसे प्रेरणा मिली। मुझे मन में आया कि क्यों ना मैं शिक्षा के क्षेत्र में मैं जब हूं और अस्थायी रूप से जब इसी क्षेत्र में रहता हूं तो मेरा क्षेत्र तो बहुत पिछड़ा हुआ है, क्यों न शिक्षा के साथ साथ सामाजिक कार्यों में अपनी अभिरुचि लूं, राजनीति में अभिरुचि लूं, और एक साथ मैंने दोनों काम शुरू किया। शिक्षा के क्षेत्र में महाविद्यालय में एक सुयोग्य, एक कर्मठ व्याख्याता के रूप में, शिक्षक के रूप में मुझे लोगों का सम्मान मिला। साथ साथ गांव घर की राजनीति से लेकर के ऊपर की राजनीति तक मैं अपना सक्रिय योगदान देना शुरू किया। तो आरंभ से ही शिक्षा से भी और सामाजिक सेवा एवं राजनीति से भी मेरा सरोकार रहा है और आरंभ से ही दोनों को हम मेंटेन करते चले हैं। बाद में रुचि घाट में मैंने बाल कल्याण शिक्षा मंदिर के नाम से एक पब्लिक स्कूल खोला, आवासीय विद्यालय के रूप में। काफी ख्याति मिली मुझे, बहुत सम्मान मुझे मिला समाज में, और प्रायः गोराबोराम, किरतपुर,
बिरौल, कुशेश्वर स्थान, बेनीपुर, बहेरी, घनश्यामपुर, तारडी, अलीनगर, यानी समझ लीजिए जो दक्षिण में कुशेश्वर से उत्तर में बिदेश्वर तक है, और पूरब में सिंहेश्वर से लेकर के और पश्चिम में दरभंगा तक कोई भी गांव, टोला, कस्बा, मोहल्ला नहीं था जहां से बच्चे आकर के हमसे तालीम नहीं लिए, हमारे आवासीय विद्यालय में नहीं। काफी नाम हुआ, सुजस मिला तो शिक्षा के क्षेत्र में। उसके बाद हमने पाली में ब्रांच दिया जी, और वही ब्रांच आज मेरा मुख्य बन गया है। हम लोग अभी हैं, अभी आप बाइट करके बात कर रहे हैं। ये सीबीएसई +2 तक एफिलिएटेड विद्यालय है। हजारों की संख्या में यहाँ गरीब गुरबा का बच्चा, इस क्षेत्र, इस पिछड़े हुए क्षेत्र का बच्चा शिक्षा प्राप्त करके ऊंचे ऊंचे पदों पर जा चुके हैं। तो ये तो मेरा पहचान है, मेरे काफी फेमस भी है आपका ये। फिर इसके बाद राजनीति में तो पहले घनश्यामपुर विधानसभा था जी। 2010 में विधानसभा नया बना और हम लोग आ गए अलीनगर में। तो पहले के घनश्यामपुर और पार्लियामेंट्री क्षेत्र हम लोगों का था पहले रोसड़ा। तो रोसड़ा संसदीय क्षेत्र में घनश्यामपुर विधानसभा में मैंने 1980 से लेकर के लगातार किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष और परोक्ष राजनीति सक्रियता के साथ किया। संजोग देखिए कि जनता के द्वारा, लोगों के द्वारा भी मुझे सम्मान मिलता रहा। हमारी पत्नी जिला परिषद सदस्य बनी, फिर उसके बाद पंचायत समिति सदस्य, फिर उसके बाद प्रखंड प्रमुख, और मैं विधानसभा स्तरीय राजनीति हमेशा सक्रियता से किया। मैं आपको बता दूं और सारे लोग भी जानते हैं कि मैं पहले भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा था जी। लेकिन 2020 ईस्वी में जब भारतीय जनता पार्टी हमको टिकट नहीं दी जी, आज भी मैं मानता हूं कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई। उस समय में हक था, 2010 में नहीं मिला तो गम नहीं हुआ। 2015 में जद्दोजहद किया। हाँ, 2015 में नहीं मिला तब भी गम नहीं हुआ। लेकिन जब 2020 ईस्वी में मुझे टिकट नहीं मिला तो बहुत दुख हुआ कि देखिए मेरा हक था, मेरा अधिकार था, ये हमें मिलना चाहिए था। मिश्री लाल जी का जहां तक सवाल है, मिश्री लाल जी का जहां तक सवाल है, वर्तमान जो विधायक है, तो माननीय विधायक जी का जहां तक सवाल है, 2015 ईस्वी में बहुत ही सम्मान के साथ उनको हम भारतीय जनता पार्टी में लाए थे। टिकट भी मिला अलीनगर से, तो मुझे कहीं कोई गम नहीं हुआ, खुशी हुई। इसलिए कि उस बार हम 2015 ईस्वी में हम गोराबुराम से थे चुनाव लड़ने की तैयारी में। अच्छा, अलीनगर से नहीं थे। लेकिन 2020 ईस्वी में हम अलीनगर से प्रत्याशी थे। और आपको मैं बता दूं कि 2020 में विधायक जी का जो अपना क्षेत्र है, गृह क्षेत्र क्यूटी, वो खाली था। अच्छा। और अगर सामाजिक समीकरण के आधार पर देखिए तो वहां से अशोक यादव जी वहां विधायक हुआ करते थे। तो यादव का सीट था, वो जातीय आधार पर कोटा यादव का भाजपा में था, उनका गृह क्षेत्र था, सीट भी खाली था। तो मेरा कहना था कि उनको मिलना चाहिए क्यूटी, उनका हक बनता है और मेरा हक बनता है अलीनगर पर। लेकिन सुन लीजिए, लेकिन जब अंतिम समय आया, काफी रस्साकसी चला, उठापटक चला। हाँ, और कई बार ऐसी स्थिति आई कि हमें कंफर्म किया गया क्या बात, बड़े नेताओं के द्वारा कि आपका टिकट कंफर्म है। लेकिन अंत में ये सीट चला गया वीआईपी में, कैंडिडेट दिया गया भाजपा के द्वारा और हमको नहीं दे करके मिश्री लाल यादव जी को टिकट दिया गया। ठीक है, तो हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हमको राजद भी टिकट दे सकती है। इसलिए कि राजद के लिए तो हमने जीवन में कुछ किया नहीं। निराशा में एक उम्मीद की किरण आई आपको राजद की? नहीं, किरण नहीं है। देखिए, हम तो ऐसा सोचते ही नहीं थे। हाँ, आपने ऐसा अपेक्षा कभी हमने
ऐसा सोचा ही नहीं। अच्छा। और ये भी मैं आपको बता दूं हाँ। कि हम टिकट के लिए गए भी नहीं थे राजद में। अच्छा अच्छा, गए भी नहीं थे। यानी आपको टिकट दिया? ये सच्चाई है, केवल दिया नहीं, आप यहां सीमित नहीं कीजिए इसको। पार्टी ने टिकट केवल दिया नहीं, बुला करके घर से सम्मान के साथ दिया। घर से बुला करके सम्मान के साथ जी। यह कहकर कि अलीनगर विधानसभा से राष्ट्रीय जनता दल केवल ब्राह्मणों को ही लड़ाएगी। हाँ। अब देखिए यहाँ ये आश्वासन, ये मामला यहाँ क्या बात होता है। हाँ। पहले तो ये निर्णय कि जिस क्षेत्र में श्रीमान अब्दुल वारी सिद्दीकी जैसे बड़े हस्ती, बड़े नेता, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता है, सामान्य नेता नहीं है, जो व्यक्ति 7-7 बार विधायक बनते हैं, 2-2 बार MLC बनते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, कई विभागों के चेयरमैन बनते हैं, कोई भी सम्मानित मंत्रालय नहीं है जिसके वो मंत्री नहीं बनते हैं, और वो पद एकाएक दे दिया जाता है ब्राह्मण को। और वो भी उस स्थिति में जब भारतीय जनता पार्टी जब तक किसी ब्राह्मण को टिकट नहीं देती है, उस स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल, उस स्थिति में श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी निर्णय लेते हैं, वारी सिद्दीकी साहब निर्णय लेते हैं। क्या कारण हो सकता है इसका कारण था कि मिथिला में अगर किसी जाति की भूमिका राजनीति में महत्वपूर्ण है, या जनसंख्या के आधार पर देखा जाए या किसी भी आधार पर देखा जाए, तो मिथिला की राजनीति ब्राह्मणों को छांट करके, इग्नोर करके नहीं किया जा सकता। ये सब। और आप ये समझ लीजिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी परमादरणीय लालू प्रसाद यादव जी भी राजनीति जो करते थे, तो मिथिला के, चाहे वो राधानंदन बाबू हो, चाहे रघुनाथ झा जी हो, या एक से एक नेता को, सम्मानित व्यक्ति को वो बुला करके सम्मान करते थे, उनसे राय लेते थे। तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी के मन में आया कि नहीं भाई, दरभंगा की राजनीति में मैं ब्राह्मणों का स्थान दूं, क्योंकि दरभंगा की राजनीति, मिथिला की राजनीति में ब्राह्मणों का स्थान देना अति महत्वपूर्ण है। ब्राह्मणों को नजरअंदाज करके आप आरजेडी को यहाँ मिथिलांचल में उतना प्रोग्रेस नहीं करा सकते हैं। नहीं, ब्राह्मण स्वाभाविक न है। मिथिला में अगर ब्राह्मण का रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, दरभंगा में अगर ब्राह्मणों को प्रतिनिधित्व का मौका नहीं दिया जाएगा, उन्होंने सही जगह पे सही टिकट का बंटवारा किया। बिल्कुल। तो इस बार आने वाले 25 में क्या आशा करते हैं आप इस विधानसभा? देखिए, आप काटना चाहते हैं, काटिए नहीं, बीच में चूंकि जुड़ा हुआ है, सुन लीजिए। बताइए। उन्होंने जब ब्राह्मण के नाम पर उन्होंने बुलाया यहाँ के ब्राह्मण लीडर्स को, ठीक है, जो प्रत्याशी हो सकते थे, और सारे लोगों को बैठा करके इंटरव्यू ले करके तब उन्होंने एक नाम चयन किया, विनोद मिश्रा। ठीक है, हमको दिया गया। और आश्चर्य की बात है, उससे पहले लोग विभिन्न तरह की बात बोलते थे कि राष्ट्रीय जनता दल में पैसा लेके टिकट मिलता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, उस दल में ब्राह्मणों को सम्मान नहीं मिलता है। लेकिन हम तो आश्चर्यचकित रह गए जब हम गए और तेजस्वी प्रसाद यादव जी कुर्सी से उठकर जो प्रणाम किए, उनका जो व्यवहार मैंने देखा ब्राह्मण के नाम पर, तो हम चकित रह गए। हमने कहा जो बाहर क्या लोग बोलते हैं, क्या क्या आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, और यहाँ हम क्या देख रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमको जो टिकट दिया गया था वो विनोद मिश्रा को नहीं दिया गया था, पूरे सम्मान के साथ विनोद मिश्रा को। हाँ, ब्राह्मण को टिकट दिया गया था, ब्राह्मण के नाम पर टिकट दिया गया था, तो विनोद मिश्रा को मिला। अब आइए वोट पर आप आइए। वोट सब चीज पर, वोट एक चीज पर नहीं मिलता है। कहीं वोट पार्टी के नाम पर मिलता है,
कहीं वोट जाति के नाम पर मिलता है, होता है। कहीं वोट समीकरण के नाम पर मिलता है, बिहार में कहीं तो वोट है। कार्य के आधार पर मिलता है। तो वोट जो किसी व्यक्ति को मिलता है वो अलग अलग समीकरण के आधार पर मिलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमको भी राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने वोट दिया, मैंडेटी के लोगों ने भी वोट दिया, यादव भी वोट दिए, और हमारे वोट में एक बहुत बड़ा हिस्सा है, एक ऐसा वोट है जो वोटर कभी लालटेन पर नहीं हाथ दिए थे, बटन दबाए थे, वो भी वोट दिए, वो भी वोट दिए। मतलब कि ब्राह्मणों ने भी काफी संख्या में हमको वोट दिया। वो आपके कास्ट के नाम पे पड़ा वो वोट, जो पहले लालटेन पर नहीं मिलता था। तेजस्वी जी ने जो ब्राह्मणों को सम्मान दिया उसके नाम पर वो वोट हमको आया। यहाँ पर एकदम सटीक है ये समीकरण, इसलिए कि हम जब देखते हैं, अब जदेपट्टी ले लीजिए या घनश्यामपुर ले लीजिए, कि गलमा लीजिए, कुर्थू लीजिए, लगमा लीजिए, ये सब गांव जो है सो ब्राह्मण डोमिनेटेड है। लेकिन हर बूथ, ठीक है, अब 25 पे लाते हैं। ठीक। अब इस बार के विधानसभा चुनाव में आप कैंपेनिंग में भी हैं, जनता से हमेशा जुड़े थे, हैं, और समाज में आते जाते रहते हैं। जुड़ाव में कोई कमी नहीं है। आरजेडी के हर कार्यक्रम में आप रहते हैं। तो इस बार विधानसभा चुनाव में आरजेडी से क्या आशा करेंगे आप? देखिए, सबसे तो पहली बात यह है कि जब से इस पार्टी में हम आए हैं तो हमको एक बात की बहुत खुशी है। चाहे वो प्रखंड स्तरीय हो राजद संगठन, चाहे वो विधानसभा स्तरीय हो राजद संगठन, चाहे वो जिला स्तरीय राजद संगठन हो या राज्य स्तरीय राजद संगठन हो, कोई भी संगठन संबंधी सीटिंग हो, मीटिंग हो, कार्यक्रम हो, उसमें जो हम जाते हैं और हमको जो बड़े नेताओं के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा जो सम्मान मिलता है, सबसे तो पहले हम अपने पार्टी के नेताओं को इसके लिए धन्यवाद देते हैं, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद वो देते मैंने हैं। देखा है हर जगह, आप देखे होंगे। हर पार्टी के कोई भी मंच नहीं है जहां सम्मान के साथ मेरा बड़े नेता हो, हर जगह सम्मान। तो सबसे बड़ी बात तो ये कहेंगे, जो इस पार्टी में जब से आए हैं तो सम्मान को पाकर के हम गदगद हैं, पहली बात। दूसरी बात कि जिस दिन हम इस पार्टी की कोई सेवा नहीं किए थे, उस दिन जब हमारे दल के नेताओं ने हमको इतना सम्मान टिकट भी दिया, सम्मान भी दिया, टिकट दिया, तो बहुत काम कर रहे हैं। अब तो 4 साल से दिन रात हम पार्टी की सेवा, क्षेत्र की सेवा में लगे हुए। आप एकदम मजबूत दावेदार हैं, आपका काम बोलता है। देखिए, जनता एक बात आपको हम बता देते हैं। जब कोई व्यक्ति चुनाव है ना, तो जीतता तो है एक, शेष जो लोग रहते हैं वो तो हार जाते हैं। तो जीतने के बाद भी और हारने के बाद भी परफॉर्मेंस देखा जाता है। तो अलीनगर विधानसभा का जो चुनाव हुआ, ये जानते हैं आप, 26वां 27वां राउंड तक हम जीत रहे थे, अंतिम राउंड में जाकर के हम हारे हैं। हारे हैं कितने वोट से? 3101 वोट से हारे हैं। अगर 1551 वोट मेरे तरफ आ जाता तो हम जीत जाते। यही थोड़ा सा, अगर सही कैलकुलेशन देखें तो 1550 वोट से हमारे हैं। छल हुआ, ठीक है, थोड़ा सा जो भी हुआ मान लीजिए। एक तो चुनाव नहीं होने दिया गया, सामान्य वातावरण में, सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव नहीं होने दिया गया। पिरहौली में प्रायोजित वहां की जो घटना है, वे कुछ लोगों ने उस घटना को अंजाम दिया और उसी घटना के चलते हमारा चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण भाव से बिल्कुल वहां से पोलराइज किया। वहीं से, इसीलिए नहीं तो स्थिति तो ऐसी थी कि तो बहुत अंतराल से। एक बात सुना जाए, बोलिए। तो हमारा कहना ये है कि आपने कहा टिकट, जब चुनाव कोई हार जाता है तो देखा जाता है कि भाई कितने वोट से हारे। तो हमारा जो अंतराल है बहुत कम था, ना माना जाए विधानसभा चुनाव में। तो एक तो
जो चुनाव लड़ते हैं सबसे पहले दावेदार वो होते हाँ, हैं। लेकिन हार जीत तो एक और जब हो हार जाता जीत है। का फासला बहुत कम रहता है तो वो तो सशक्त दावेदार होते हाँ, ही एकदम है। एकदम यही मैं जानना चाह रहा दूसरी था। बात है कि मैं सभी तरह से अपने आप को अभी चुनाव लड़ने के लिए सक्षम मानता हूं। तीसरी बात है कि हमको अपने दल और दल के नेताओं पर पूरा पूरी भरोसा और विश्वास है। चौथी बात है कि तीनों प्रखंड और 3700 पंचायत में हम देखते हैं कि जिस स्थिति में हम थे 2020 में जी लोगों के द्वारा मान और सम्मान में और वृद्धि हुई है। तो इसलिए हम तो पूरा पूरी आश्वस्त हैं। लेकिन भाई एक बात तो मानेंगे भाई कि निर्णय लेने का अधिकार तो आला कमान को है, दल के बड़े नेता को है। अगर हमारे दल के नेता को लगेगा जो नहीं विनोद मिश्रा से कोई बेटर कैंडिडेट है मेरे पास जो इनसे भी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, चाहे वो सामाजिक समीकरण के आधार पर हो, चाहे वो व्यक्तिगत आधार पर हो, चाहे वो दल के आधार पर हो, अगर हमारे गठबंधन को या मान लीजिए हमारे दल के नेता को लगेगा जो नहीं इनसे बेटर कैंडिडेट हमारे पास में उपलब्ध है और उन्हीं को लड़ाना अच्छा होगा, वही जीतेंगे, तो इसमें कोई मलाल नहीं हमको अभी होगा। आपने जिक्र किया अब्दुल बारी सिद्दीकी, कहिए। तो बहुत सारे पद पे वो रह चुके हैं, बिल्कुल। मंत्रालय भी मिला बिल्कुल। और बहुत वरिष्ठ इस विधानसभा क्षेत्र में वो नेता हैं। बिल्कुल। तो एक ऐसा अनुमानित क्वेश्चन है हमारा कहिए। कि हर पार्टी का जो बड़ा आला कमान होता है या विधायक हो या सांसद हो, वो अपने बाल बच्चे को प्रमोट करना चाहता है। तो अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब कभी कोई ऐसा विचार, उनके एक बेटा है अनीस बारी, पॉलिटिक्स में कहीं कोई चर्चा या कोई गलियारे में इस तरह की बात? देखिए आपने जो प्रश्न किया बहुत गंभीर प्रश्न है जी और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जी। सबसे पहले हम एक बात कहेंगे, जो अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब का जो व्यक्तित्व है और चरित्र है जी वो किसी से छुपा तो नहीं है। मंत्री तो बहुत लोग बने जी, लेकिन ये विभिन्न विभागों के मंत्री रहते हुए आपने देखा होगा जी, जो कभी भी उनके चरित्र पर, कोई दाखिल कभी भी उनकी ईमानदारी के आगे आज तक कभी आपने देखा है कोई प्रश्न उठते हुए? नहीं, हम लोगों ने तो आज तक सुना भी बहुत नहीं। सारे नेता हैं बिहार में, हाँ, मीडिया में भी नहीं, लेकिन यहाँ भी नहीं, वारिस सिद्दीकी साहब के ऊपर में किसी ने उंगली उठाया है आज तक? कभी नहीं। तो बेदाग छवि के हैं, एकदम। नंबर 1। नंबर 2, जी अगर उनके मन में जातीय या धार्मिक या वंश खानदान की भावना होती, अपने संतान के प्रति विशेष रुचि होती, तो कहिए तो अगर वो नहीं चाहते तो मैं यहां कैंडिडेट हो सकता था 2020 में। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है और मेरे सवाल का बहुत माकूल और बहुत उचित जवाब आपने दिया। अगर वो चाहते कि हम पत्नी को लड़ावें कि बेटा को लड़ावें तो 2020 में वो लड़ा नहीं सकते थे। उन्होंने परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया। देखिए आज तक अब्दुल बारी सिद्दीकी नाम है एक ऐसे हस्ती का जो न वंशवाद को बढ़ावा देना जानते हैं, न परिवार कहीं परिवारवाद को बढ़ावा। सवाल उठी थी, इसलिए मैंने ये सवाल आपसे कहीं भी जनता में जब जहां सवाल उठेगी ना तो आप बता दीजिएगा, उनके द्वारा नहीं, आम जनता तो बातचीत करती है ना। देखिए हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है जी। अगर बारी सिद्दीकी साहब का कोई बेटा बन गया तो उसको अधिकार नहीं है ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल है, लड़ नहीं सकता है ऐसी बात नहीं है। है ना, वो भी एक चरित्रवान युवक है, गुणवान युवक है, सभी गुणों से भरा हुआ है, लेकिन अभी तक हम लोग जैसा जानते हैं उस बच्चा को, उस युवा को शिक्षा से इतना लगाव है। आप जानते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना कोई छोटी सी बात है क्या? अपने जीवन में मगन है। बेटी लंदन में, वो अपने आप में है। इसलिए जो मैं देख रहा हूं, देखिए सबसे पहले अपने बारी सिद्दीकी साहब अपने जो हैं वो बहुत सिद्धांत के और वसूल के बहुत ही पक्के आदमी, क्या समझे? कभी भी मुझे ये नहीं लगता है
कि हमने ऐसे गार्जियन का चयन किया है जो किसी भी दृष्टिकोण से उनमें किसी प्रकार की कमी हो, हम तो जब जब उनको देखते हैं। अच्छा, आपके अपने विवेक से या समाज में दिन भर घूमते हैं आप, जनता के बीच में हर जगह छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्यक्रम में मैं आपको देखता हूं, मैं भी वहां रहता हूं और आप भी रहते हैं। तो ऐसा कोई प्रत्याशी या हकदार बनने की कोशिश कर रहा हो या दावा जाहिर कर रहा हो इस बार विधानसभा टिकट के लिए राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से, मैंने आपके अलावा आरजेडी के लिए, आरजेडी की तरफ से, देखिए आरजेडी की तरफ से तो अब सवाल है, चूंकि हम चुनाव लड़े, आपकी नजर में एक मिनट जी, चूंकि हम चुनाव लड़े हुए हैं, हाँ बिल्कुल लड़े हुए, बिल्कुल लोगों के नजर में हाँ, ये बात सेट है कि ये प्रत्याशी है। तो किन्हीं के मन में भी अगर बात आती होगी तो हम तक प्रकट नहीं होती होगी, लोग दबा के अभी तक जो हम क्षेत्र में दौरा करते हैं या मीटिंग करते हैं, सिटिंग करते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो ऐसा मेरे नजर में ऐसा मुझे भी कंक्लूजन यही लगता है। मैं भी सामाजिक स्तर पे घूमता फिरता हूं कि आप दावेदार पिछली बार थे जो खुद पार्टी को ऐसा लगा, आला कमान को लगा, इस बार तो आप इन 5 वर्षों में इतना ज्यादा मेहनत कर दिया है कि अब आपको बताने और जताने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये तो जनता के हाथ में है, अब जनता के हाथ में है, पार्टी के आला कमान के हाथ में है, टिकट का बंटवारा कैसे करती है, प्रतिपक्ष क्या करेगी नहीं करेगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय बिहार। सभी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए नया बिहार 7, और आप अपने कीमती सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि आज की ये खबर आपको कैसी लगी, आज का ये मंथन आपको कैसा लगा। और जनता जनार्दन जो भी जहां भी मेरे इस खबर को देख रहे हो, किसी भी चुनाव में, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, अधिक से अधिक संख्या में अपने घरों से निकलें, वोट करें, अपने मत का प्रयोग करें, ताकि आपको समझ में आए कि हमने जो जनप्रतिनिधि, प्रतिनिधि, सांसद, विधायक कैसा चुना है, किस ढंग से चुना है, जिस पर मेरा अपना मुहर लगा है कि नहीं लगा है, इसका आपको अंदाजा और अनुभव हो सके। धन्यवाद।